गुड मॉर्निंग बच्चों। वॉइस आ रहा है? गुड मॉर्निंग मृणाली, गुड मॉर्निंग श्रेयस, गुड मॉर्निंग आदित्य, दिव्या, पायल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रशांत। गुड मॉर्निंग बेटा। चेतन, राजेंद्र। गुड मॉर्निंग बेटा। सब बच्चे आ गए आज? क्या हाल है सब? वॉइस क्लियर है बच्चों? दो बेटा। ठीक है। कल जो सिखाया था वो याद है? ओके। तो आज मैं एक काफी बेसिक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, एक बेसिक टॉपिक जिसके बारे में आप सब लोग, सर लेसन कब से स्टार्ट करेंगे? बेटा कल से या नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे लेसन। ठीक है। प्रॉपर सिलेबस हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक बार वो सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद पीछे नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, या कुछ भी हम बेसिक्स की बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो पहले कुछ बायोलॉजी को तो पढ़ लेते हैं ना, पहले कुछ थोड़ा सा सीख तो लें। देखो बेटा, मैंने एक लाइन लिखी है, वाई डू वी फॉल इल। इसका मतलब कोई समझता है क्या? कोई मुझे समझा सकता है क्या? वाई डू वी फॉल इल का मतलब? क्योंकि आप लोग डॉक्टर बनेंगे ना, तो पेशेंट आएगा, कैसे समझाओगे पेशेंट को कि भाई, अगर किसी को कभी किसी सोसाइटी को अवेयर करना रहे, कैसे बताओगे? कैसे एक्सप्लेन करोगे चीजें? और किसी ने पूछ लिया कि भाई सर, डॉक्टर साहब ये बताइए वाई डू वी फॉल इल क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अटैक ऑफ पैथोजेंस, यस वेरी गुड, अटैक ऑफ पैथोजेंस, है ना? तो आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, तो ये जो लाइन है वाई डू वी फॉल इल, ये हर तरीके से क्लियर होनी चाहिए, है ना, दिमाग में। और कोई कुछ कह सकता है? अटैक ऑफ बैक्टीरिया वायरस ऑन अवर बॉडी। ओके। और कोई बच्चा कुछ बता सकता है? आज अक्षता, वैष्णवी, ये बच्चे नहीं आए हैं क्या क्लास में? We don't maintain hygiene, yes, that is a very good line. We don't maintain hygiene, yes Rajendra. Damage of some cells in our body, okay, yes Akshita. और अगर मैं कहूँ कि भाई आपको एक सोसाइटी है, एक पर्टिकुलर एक गैदरिंग है, वहां पे आप गए हैं और आपको अवेयर करना है लोगों को, ठीक है, लोगों को आपको अवेयर करना है कि भाई जो हम बीमार पड़ते हैं तो उसके मेन रीजंस क्या हैं, कैसे आप रोक सकते हैं खुद को, है ना? तो आप किस तरीके से एकदम देखो, लोगों को जो समझाना रहता है ना, हमें तो चीजें आती हैं, लेकिन जब हम डिलीवर करते हैं लोगों को समझाना रहता है, तो हमें ग्राउंड लेवल से समझाना रहता है उनको, है ना, एकदम आराम से, ऐसे एग्जाम्पल्स जिससे उनको समझ में आए, वो उनके डेली यूज के हों, है कि नहीं? जब उनको वो चीजें समझ में आएंगी तब वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे।
क्योंकि एज अ डॉक्टर जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपकी आपको अपनी बात जो है वो जो लोग हैं आपको उनको समझानी है कि नहीं। तो देखो, इन जनरल मैं बहुत एक छोटी सी बात करता हूँ, आप में से काफी सारे बच्चे जो हैं बारामती से बिलोंग करते होंगे या आसपास से बिलोंग करते होंगे, काफी सारे बच्चे होंगे ऐसे। यस, है ना। और बेटा आज की क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो नया है, पहली क्लास अटेंड कर रहा है आज की? ऐसा कोई भी बच्चा है क्या? ऐसा कोई भी बच्चा है जो पहली क्लास अटेंड कर रहा है? बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा इसमें। बच्चों, कोई ऐसा है जो न्यूली है आज इसमें? कोई नहीं है ऐसा? चलो ठीक है। देखो, एक ही बारामती से काफी सारे बच्चे बिलोंग करते होंगे आसपास से। देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा बेटा कि एक कचरे की गाड़ी कचरा लेने आती है ना। एक कचरे की गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, है ना। ये तो थोड़ी एक्सपेंसिव कार है, ऑटो वगैरह टेम्पो वगैरह टाइप का आता है ना। कचरा लेने के लिए आती है गाड़ी। तो बेटा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो लोग हैं वो इस कचरे की गाड़ी में कचरा डालते हैं, है ना। सब लोग टाइम टू टाइम आती है वो गाड़ी और सब लोग उसमें अपना कचरा जो भी घर से निकला हुआ है वो वेस्ट डाल देते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस कार में कचरा न डाल के, यानी कि ये जो गवर्नमेंट जो गाड़ी भेजती है उसमें कचरा न डाल के, जहां पे वो रह रहे हैं उस सराउंडिंग में उस कचरे को फेंकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? तो वो जो स्टूडेंट वो जो लोग हैं कचरे की गाड़ी में नहीं डालेंगे उस वक्त कचरा, लेकिन जो सोसाइटी है उसके सराउंडिंग्स में उस कचरे को फेंकेंगे। ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे देखता हूँ, कई बार लोगों को समझाता भी हूँ लेकिन उनके समझ में आता नहीं है। अब इसके कंसिक्वेंसेस मैं बताता हूँ कि होता क्या है इससे। देखो, सपोज करो, सपोज क्या रह ही रहे हैं हम लोग तो। बेटा ये एक सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, ठीक है। अब इन फ्लैट्स में भाई 1 2 3 4 इस तरीके से फ्लैट्स हैं और सब में से क्या निकलेगा? कचरा निकलेगा। जिस फ्लैट में भी लोग रह रहे हैं मुझे बताओ, ऐसा पॉसिबल है कि उसमें से कचरा ना निकले? बोलो। जिस फ्लैट में भी लोग रह रहे हैं उसमें से कचरा निकलेगा ही निकलेगा। सत्य वचन है, ये सत्य बात है बिल्कुल, है ना। अब जब एक कचरे की गाड़ी यहाँ पे कचरा लेने के लिए आई, तो एज अ ह्यूमन हम लोगों की कुछ ड्यूटी है ना कि सर ये जो कचरा है हम इसमें फेंक दें। ये हमारे लिए ही तो आ रही है। क्यों आ रही है? जिससे कि हमारी जो घर है, हमारा घर ही नहीं हमारी जो सराउंडिंग्स है वो भी क्लियर रहें, वो क्लीन रहें। समझे? है ना। अब सुनो होता क्या है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अभी जैसे ही दोबारा लॉकडाउन लगा तो मैं यहाँ अभी बारामती में दो पिछले 4 5 महीने से एक ही फ्लैट में हम लोग बंद हैं, तो मैंने नोटिस किया कि भाई जो लोग हैं क्या कर रहे हैं। देखो कि कचरे कुछ लोग हैं जो इस कचरे की गाड़ी में कचरा नहीं डालते हैं। अब होता क्या है कि ये हमारी सराउंडिंग्स है सोसाइटी की, तो वो क्या करते हैं इस कचरे को यहाँ डालते हैं सोसाइटी में, जो बाउंड्रीज हैं यहाँ पे फेंकते हैं। और ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। अब इसकी वजह से जो परेशानियां आती हैं वो मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ हमने फेंका, ठीक है, सराउंडिंग में, तो ये जो सराउंडिंग है ये डर्टी हो गया। यहाँ पे जो स्मेल होगी वो कैसी होगी? गंदी, है ना। और जो कचरा है उसमें पॉलीथीन वगैरह सारी चीजें हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकती और वहीं पड़ी रहेंगी, है ना। अब उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे मॉस्किटोज आएंगे। तो बेटा
मॉस्किटोज आएंगे, तमाम तरीके के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कीड़े मकोड़े होंगे यहाँ पे, स्मेल गंदी हो जाएगी, है ना, देखने में भी गंदा लगेगा बहुत ज्यादा। अब ये जो मॉस्किटो है, ठीक है, और भी ग्रास ऊपर वगैरह और भी कुछ कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, उनको खाने के लिए फ्रॉग आएगा, आएगा कि नहीं? फ्रॉग आएगा, फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक आएगा, क्योंकि स्नेक का सबसे मनपसंद खाना जो है वो है क्या? फ्रॉग। अब ये स्नेक कहाँ जाएगा? सोसाइटी के अंदर आएगा कि नहीं? क्योंकि कचरा कहाँ पे? सोसाइटी में ही है। अब ये जो मॉस्किटोज हैं जो यहाँ पे इस कचरे की वजह से आए हुए हैं, गंदगी की वजह से, ये कहाँ आएंगे? इस सोसाइटी में आएंगे कि नहीं? आएंगे ना? बोलो हाँ सर, आएंगे, है ना? बेसिक कंसेप्ट जो होता है ऐसा। अब यहाँ पे रहते हैं कौन? ह्यूमन। अब सुनो, ह्यूमन, ठीक है। अब देखो ये स्नेक वगैरह या कोई और भी खतरनाक एनिमल आ सकता है, तो वहां पे जो छोटे बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, उनको डैमेज कर सकता है, उन पर अटैक कर सकता है वो, है ना? क्योंकि ऐसी जगह में बहुत सारे खतरनाक एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स देखने को मिलते हैं। भाई ये जो मॉस्किटोज हैं घर में आएंगे, इस पर्सन को काटेंगे, है ना, इसको क्या होगी? डिजीज होगी, बीमार पड़ेगा, है ना? बीमार पड़ेगा तो फिर ये बहुत जोर से रोएगा, है ना? और रोएगा तो कहाँ आएगा? डॉक्टर के पास, कि डॉक्टर साहब देखो मुझे क्या हो गया है, मुझे डेंगू हो गया है, यह शख्स था क्या कहेगा? डॉक्टर साहब देखो मुझे कुछ हो गया है। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? गंदगी में रहते हो क्या तुम? तुम्हारे घर के आसपास मच्छर हैं क्या? बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब मच्छर तो हैं, अब पता नहीं कहाँ से आए हैं। इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि मच्छर को बुलाने वाला यही है खुद, इसी ने तो इनवाइट किया है उनको कि आओ और मुझे ढस लो। समझे कि नहीं समझे? कि हमें केवल अपने घर को ही साफ नहीं रखना है, अपनी सराउंडिंग्स को भी साफ रखना है। क्यों रखना है? ये एक बेसिक चीज मैंने बताई कि नहीं बताई, है ना? और ये ऐसा हर जगह देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि यहीं किसी एक सोसाइटी में, हर जगह ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो उनको लगता है कि छोटा सा कचरा है, क्या ही फर्क पड़ता है, फेंक देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो छोटा छोटा सा है धीरे धीरे कितना बड़ा हो जाएगा ये। समझे कि नहीं समझे? और यही, और बीमार कौन पड़ेगा? ये पड़ेगा, ठीक है, ये ह्यूमन। पैसे खर्च करेगा, ये करेगा, है ना? फिर भी लेकिन कचरा तो हम फेंकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? तो ये जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं खुद को ही क्लीन रखने के लिए, लोग उसी को ही नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि हम ये जो कचरा है क्या हम अपने घर के एक रूम में फेंकते जाएं, तो क्या ठीक है क्या? क्या हम ये कचरा अपने घर के किसी भी रूम में फेंक इकट्ठा कर सकते हैं क्या? वहीं फेंकते जाएं? क्या ऐसा ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना? लेकिन घर में नहीं कर सकता तो भाई सराउंडिंग को क्यों गंदा कर रहे हो? समझे कि नहीं समझे? भाई जब घर को नहीं, घर में नहीं डाल सकते तो सराउंडिंग्स को गंदा क्यों कर रहे हो? वो भी तो तुम्हारा ही घर है ना। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही बेसिक ग्राउंड लेवल से मैं चीजें आपको ये समझा रहा हूँ, जिससे आपका जो दिमाग है ना वो डेवलप हो और आप समझें कि एज अ डॉक्टर हम लोगों को कैसे लोगों को समझाना है, इन चीजों से कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सोचें आप, है ना? मैं यहाँ देखता हूँ पिछले 3-4 महीनों से जब मैं घर पर रुका हूँ, मैंने देखा है कि लोग हैं जो ऐसा करते हैं, और उनको एक दो बार मैंने टोका भी है, बोला भी है, लेकिन समझते नहीं है, है ना? तो बीमार जो आदमी पड़ता है ना, उसमें मेन देखो, कोई भी ह्यूमन है, क्या आप में से कोई भी एक बच्चा, मतलब आप में से कोई भी जितने बच्चे पढ़ते हैं, मुझे एक बात बताओ, खाना खाते हैं? सब खाते होंगे, पानी पीते होंगे। तो खाने में बेटा एक बात बताओ, कोई भी ऐसा बच्चा है जो प्लास्टिक, मेटल या कोई भी ड्रग, कोई भी कुछ ऐसा खाता हो? प्लास्टिक वगैरह कोई भी, या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी कुछ ऐसा खाता है क्या? प्लास्टिक वगैरह नहीं खाता है ना? जो भी खाते हैं साफ सुथरा खाना ही खाते हैं, है कि नहीं? यानी कि हम अपनी इस बॉडी में सर कुछ भी फालतू नहीं ले सकते, है ना? तो
हमें एक बेटर लाइफ के लिए, एक साफ सुथरा, यानी हमें डिजीज ना हो, उसके लिए हमें जरूरी क्या है कि जो फूड है हमारा, फूड बहुत बेटर हो। फूड जो है वो प्रॉपर हाइजीन का हो, साफ सुथरा हो, बाहर का नहीं हो। आपने देखा होगा कि घर वाले कभी कभी बोलते होंगे कि बाहर की चीजें मत खाओ, बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए, जो खाना है घर में खाओ, है ना। तो ये जो फूड है ये एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन का बना हुआ। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ वैसा खाएंगे कि सर ये 1 लाख रुपए का होगा तभी हम खाएंगे, पैसे से रिलेटेड नहीं है, अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कि मैं बात कर लूं, भाई अंबानी है, तो अंबानी भी खाना ही खाएगा ना, भले ही वो कितने भी पैसे वाला, अपनी बॉडी के अंदर तो क्या लेगा, खाना ही लेगा ना, रुपए तो नहीं ले सकता, ना ही वो प्लास्टिक ले सकता है। पॉसिबल है क्या ऐसा? पॉसिबल तो नहीं है। तो हेल्दी रहने के लिए जरूरी क्या है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, फ्रेश, क्लियर है कि नहीं। दूसरा सर, वाटर। क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर पियेंगे हम लोग। तो वाटर जो है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा स्वच्छ पानी, एक अच्छे बर्तन में, ग्लास में, है कि नहीं। क्या हम लोग कहीं का भी पानी पी लेते हैं क्या? क्या हम अपनी बॉडी में कुछ भी और फालतू का डाल सकते हैं? मैं कहूँ लो भाई एक बोतल फिनाइल ले लो और इसको अपने अंदर ले लो, कि भाई फिनाइल लो और इसको गड़क कर जाओ, पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं है ना। सर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, आपको जेल हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? यानी कि सर, जिंदा रहने के लिए एक प्रॉपर फूड होना चाहिए, एक प्रॉपर वाटर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। ठीक है ना। और जहां हम रह रहे हैं सर, शेल्टर जो है हमारा, ये शेल्टर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जो हमारा घर है, हमारी सराउंडिंग है, ये बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है ना। तो जब ये तीनों चीजें, और आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सर ब्रांडेड होगा तभी हम पहनेंगे, नहीं, वो साफ सुथरे होने चाहिए, बस मेरे कहने का मतलब ये है। तो जब हाइजीन मेंटेन होगा तो बेटा एक बात बताओ, बीमारी कम से कम आएगी या नहीं? कम आएगी या नहीं? अब बीमार पड़ेंगे क्या? नहीं पड़ेंगे ना। और ऐसा जो है कितना फॉलो कर रहे हैं लोग, या फॉलो कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी पर्सन है जो इस चीज को फॉलो नहीं करता, मतलब कचरा वगैरह फेंकता है आपके घर के आसपास, तो आप उनको ये चीज बताइए, उनको ये चीज समझाइए कि भाई देखो इससे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होगा, और तुमको नहीं होगा, हमको होगा। समझे नहीं समझे? किसी गवर्नमेंट ने चलाया था ना, एक रूल चलाया था, एक प्लान चलाया था ना उन्होंने, स्वच्छ भारत अभियान करके चला था, याद है? स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें उन्होंने यही तो बोला कि भाई आप अपने घर और घर के आसपास जो भी चीज है आप साफ सुथरा रखिए, है कि नहीं। घर के आसपास जो भी चीजें हैं साफ सुथरा रखिए, और धीरे धीरे आप साफ सुथरा रखेंगे तो पूरा अच्छा हो जाएगा, पूरा देश साफ हो जाएगा, तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। उनका यही तो कंसेप्ट था कि बीमारियां ना फैलें। तो मेन जो बीमारियों का जो प्रॉब्लम है डेली का, ऐसा थोड़ी है कि हमें डेली इतनी कोई भयंकर बीमारी हो रही है कि हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना डेली, कि हर रोज कैंसर हो रहा है, हर रोज एड्स हो रहा है, या कोई भी टीबी हो रहा है, ऐसा नहीं होता ना। नॉर्मली सब सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये नॉर्मली होते हैं हमें, है ना। उसमें कहीं ना कहीं जो प्रॉपर देखा जाता है वो इनमें से कोई ना कोई एक चीज होती है, या तो आपका फूड कुछ गड़बड़ हो गया, आपका वाटर कुछ गड़बड़ हो गया, या गंदगी थी वहां से मच्छर वगैरह ने काट लिया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि साफ सुथरी चीज का कितना फर्क पड़ता है। और मैं आपको ये सब चीजें इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर बनेंगे तो कहते हैं कि डॉक्टर से ज्यादा साफ सुथरा तो कोई रह भी नहीं सकता, है ना। जितना हाइजीन वो मेंटेन करते हैं उतना हाइजीन तो कोई मेंटेन भी नहीं कर सकता, क्यों भाई? है कि नहीं? तो देखो, इससे रिलेटेड ना मैं आपको दो केस बताता हूँ, दो केस। मैं किसी को चलो घूमने के लिए ना शिमला भेज देता हूँ, कोई कौन जाएगा बताओ भाई घूमने? घूमने के लिए शिमला कौन जाएगा बताओ?
कोई जाएगा? श्वेत कह रहा है सर मैं जाऊंगा। कोई और जाएगा घूमने के लिए? पायल के लिए सर मैं भी जाऊंगी। चेतन भी कह रहा है सर मैं भी जाऊंगा। ठीक है भाई, जितने कह रहे हैं कि सर मैं जाऊंगा घूमने, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको अपनी तरफ से भेजूंगा घूमने के लिए अपने खर्चे पर, ठीक है? सिलेक्शन लेके आइए। मुझे पार्टी देंगे ना? 2023 में मुझे पार्टी दोगे या नहीं, सबके सब? हाँ, बोलो। आप में से कोई ऐसा है जो मुझे पार्टी नहीं देना चाहता 2023 में? पार्टी करेंगे हम लोग। मन लगा के पढ़िए पूरा अच्छे से, ठीक है? देखो, आपकी तरफ से स्पॉन्सर्ड होगी ट्रिप, तो चांद पे भी जाएंगे। ओह, अच्छा। हाँ, मैं अपनी तरफ से स्पॉन्सर करूंगा, तुम सिलेक्शन लाओ। 2023 में मैं स्पॉन्सर करूंगा आपको, ठीक है? देखो, तो 2023 में ना मुझे पार्टी देने के लिए तैयार रहो फिर लोग, है ना? कंजूसी मत करना उस वक्त कि सर का नंबर डिलीट कर देते हैं, भूल जाते हैं सर को। देखो, आप भी टिकट निकाल के तैयार रहो। हाँ, मैं टिकट निकाल लूंगा, टेंशन मत लो आप। सिलेक्शन ले आओ, शिमला में भेज दूंगा तुमको, ठीक है? टेंशन मत लो इस बात की। देखो, आ, हाँ तो देखो, जो बच्चे घूमने गए थे ना, अभी इमेजिन कर लो कि घूमने चले गए हो। अब देखो, मैं ना उसमें केस पढ़ाता हूँ। केस 1 एंड केस 2, जो बच्चे घूमने गए हैं। देखो, आप लोग गए हो, मैंने बढ़िया किसी होटल में आपको रोका हुआ है ना? शिमला के किसी अच्छे होटल में मैंने आपको रोका हुआ है, आप स्टे किए हुए हैं। तो आप लोग सुबह सुबह उठे, ठीक है? सुबह सुबह आप लोग जागे, और आपने क्या किया? विंडो ओपन की, ठीक है? जो विंडो थी उसका कर्टेन हटाया, विंडो ओपन की। तो जैसे ही आपने बाहर देखा, तो आपने क्या देखा कि बाहर बहुत गंदगी है, बहुत कीचड़ हो रही है, ठीक है? मच्छर वगैरह हो रहे हैं, बहुत गंदगी, यानी वर्स्ट कंडीशन, जो जितनी गंदगी हो सकती है कूड़े करकट वाली, वो आपने यहाँ पे देखी विंडो को खोलते ही सुबह सुबह। तो एक बात बताओ, मन को कैसा लगेगा? बोलो। मूड ऑफ हो जाएगा, सब दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत बुरा लगेगा, है ना? मन करेगा किसी में गोली मार दूं, है ना? ऐसा फील आएगा, गंदा लगेगा बहुत ज्यादा, है ना? अब सुनो दूसरा केस। पहला केस तो समझ में आ गया, अब सुनो दूसरा केस। वहीं आप दूसरे केस में एक होटल में रुके हुए हैं, आपने सुबह सुबह विंडो ओपन किया, कर्टेन्स हटाया, आपने देखा कि बाहर बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन है, बहुत हरियाली है, ठीक है? ग्रीनरी है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बर्ड्स हैं गाना गा रहे हैं। देखने में मतलब जो सुंदरता है, जो ब्यूटीफुल है वहाँ का नेचर, वो बहुत अच्छा है, ठीक है? कहीं कोई दूर दूर तक गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको कैसा लगेगा इस केस 2 में? एकदम फ्रेश, हैप्पी। तो वो जो प्लेजर होगा कैसा होगा? एस्थेटिक प्लेजर होगा कि नहीं? मन को आप देख के कैसा लगेगा? शांति मिलेगी ना एकदम, एक अलग ही हैप्पीनेस आएगी, आएगा मन को, पॉजिटिविटी आएगी एक। होगा कि नहीं होगा?
तो ये जो आपको फील हुआ ना, इसको बोलते हैं एस्थेटिक प्लेजर। क्या बोलते हैं? एस्थेटिक प्लेजर। बायो में टर्म है ये एस्थेटिक प्लेजर। ये 12th में मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे आएगा एस्थेटिक प्लेजर। ठीक है। मन करेगा बाहर जाके फोटोशूट करूं, हाँ यस, बिल्कुल करेगा, यस। तो बेटा आप ऐसे ये समझो कि केस वन और केस टू समझ गए। तो आप ये बताओ कि कौन सी कंडीशन आज इस अर्थ पे अवेलेबल है हमारे आसपास। हमारे आसपास केस वन अवेलेबल है, केस टू, और कौन सा बेटर है? तो भाई केस वन बेटर है, गंदगी बेटर है क्या? केस वन अर्थ पे है और टू बेटर है ना? यही ना, केस वन जो है वो अभी हमारे आसपास प्रेजेंट है, और केस टू तो सर दूर दूर तक देखने को ही नहीं मिलता है ना? तो बेटा समझे कि अब इस चीज को आप समझे जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, कि देखो क्या फर्क है इस गंदगी का जो हम देखते हैं, जो हमारे आसपास है, मन को कैसा लगता है इसको। सोचो मन को ऐसा लग रहा है, तो जब पूरी बॉडी में जब मॉस्किटो काटते होंगे तब कैसा लगता होगा। और साफ सफाई जो है, हाइजीन जो है, वो कितना मायने रखता है हमारी लाइफ में, कि भाई समझे नहीं समझे? ऐसा आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा ना, आपने इमेजिन किया होगा ऐसा, है ना? हेलो, वॉइस नहीं आ रहा है क्या बेटा? यस। तो समझे वाई डू वी फॉल इल। अब आप किसी को भी समझा सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन होंगे, छोटे कजिन्स होंगे, आसपास लोग होंगे, ठीक है, तो आप उनको ये चीजें समझा सकते हैं कि नहीं? और ये जो अवेयरनेस है उसका, अवेयर करने का जो तरीका है ना, ये सब समझाने का, वो केवल एजुकेशन है, उसके अलावा आप किसी को नहीं समझा सकते। ठीक है। केवल एक एजुकेटेड पर्सन है जो समझते हैं, है ना? अवेयर करने का जो तरीका है वो एजुकेशन बहुत अच्छा तरीका है ना? आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी इस टाइप के एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, अवर एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, इस सारे टाइप के काफी सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे। डिजास्टर से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े होंगे, सोशल हेल्थ वगैरह टाइप के कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो एज अ डॉक्टर आपको अपने फील्ड में ना ये हमेशा मिलेगा। ये बहुत कॉमन है। पेशेंट आएंगे कहेंगे डॉक्टर साहब मैं बीमार क्यों हो रहा हूँ, मुझे ये बताइए। ठीक है। देखो एक एक इंसिडेंट बताता हूँ एक बार का। एक डॉक्टर साहब थे, है ना? आपके प्रोफेशन में भी आएगा, है ना? कुछ लोग आते हैं ऐसे। तो एक बार क्या था कि सब सुन रहे हैं ना? एक डॉक्टर साहब थे, तो उनके पास एक पेशेंट आया। ठीक है। पेशेंट आया तो बोला, डॉक्टर साहब बोले हाँ भाई बताओ तुम्हें क्या बीमारी है, क्या परेशानी है? तो पेशेंट बोला, पेशेंट बहुत चालाक था, है ना? बोला कि डॉक्टर साहब डॉक्टर तो आप हो, मुझे क्या परेशानी है देख लो। समझे कि नहीं? डॉक्टर साहब को बोला कि देख लो मुझे क्या परेशानी है, मुझे तो नहीं पता, डॉक्टर तो आप हो देखो। अब जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर था मेरे जैसा। ठीक है। तो उस डॉक्टर साहब ने क्या किया, कंपाउंडर को बुलाया, नर्स को बोला इस आदमी को अंदर थिएटर में ले जाओ, इसका उल्टा पैर काट दो, सर इसका टकला कर दो, और हाथ इसके बांध दो। इतने में वो चिल्लाने लगा पेशेंट, अरे डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरा पैर क्यों आप कटवा रहे हैं, मुझे टकला क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ?
तुमको पता है या मुझे पता है कि तुमको क्या हुआ है? समझे कि नहीं समझे? रियल इंसिडेंट है ये एक। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको अपने मेडिकल लाइन में मिलेंगे, मेडिकल टाइम पे, जब आप डॉक्टर रहेंगे। ठीक है। अभी तो जस्ट आप बस ये समझ लो कि आपकी जिंदगी का एक बहुत अच्छा फेज अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और बड़ी आसानी से रेगुलर पढ़ते हुए आप अपने अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं लेके आ सकता। ठीक है। मेरी खुद की सिस्टर इस साल बिना किसी कोचिंग के 600 मार्क्स लेके आई है 720 में से। ठीक है। 300 प्लस उसके बायोलॉजी में मार्क्स हैं, 320 335 अप्रॉक्स। ठीक है। 720 में से 600 मार्क्स उसके घर पे बैठ के आए हैं, घर से पढ़ के, जिसको मैंने केवल यहाँ से फोन से टीच किया है, फोन से उसको गाइड किया, पूरा सिलेबस पढ़ाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है। बस आपको अपने मन में ठानना है कि भाई मुझे करना है, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये जो नीट का पेपर है या जेई का पेपर है, किसका बनाया हुआ है? इसको एलियन छोड़ गए थे क्या इस अर्थ पे? क्यों भाई? इस आईआईटी को या इस नीट को एलियन छोड़ गए थे क्या, ये बताओ। एलियन तो छोड़ के नहीं गए थे, किसने बनाया था? ह्यूमन नहीं बनाया था ना। तो जब ह्यूमन ने बनाया है तो ह्यूमन क्यों नहीं निकाल सकता इसको? इम्पॉसिबल क्यों है? जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मुझे सीट नहीं मिली, तो उसी दिन गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा दिमाग में ये रखो, मुझे तो सीट मिलेगी, एक ही सीट से मतलब है मुझे बस। और वो मैं अपनी सीट किसी को नहीं लेने दूंगा। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बस उस पर काम करो। देखो, सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा, सिलेक्शन यहीं रखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। क्या हुआ बेटा चेतन, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? और एक मेथड के साथ पढ़िए, जो रिक्वायरमेंट है ना नीट की, उस तरीके से पढ़िए। बहुत ज्यादा मैंने कल आपको बताया था बेटा कि भंडारा नहीं, पूरा भंडारा आप नहीं खा सकते, पूरी दावत जो भी शादी है उसका पूरा खाना आप नहीं खा सकते। पॉसिबल नहीं है ना, आपको खाना है। उसी तरीके से जो नीट है उसमें किताबों में तो बहुत कुछ दे रखा है, उतना नहीं करना है आपको। जो उसकी रिक्वायरमेंट है केवल उसको करना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है बस। ठीक है। उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है कि जब क्वेश्चन दिखे तो बस ऐसे टिक लग जाए। समझे कि नहीं समझे? मैं आपको इतनी प्रैक्टिस इसकी करा दूंगा 2 साल में कि आपको उठते बैठते सोते जागते केवल बायोलॉजी बायोलॉजी सुनाई देगी बस। फॉर एग्जाम्पल देखो, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनको ना डर लगता है, मुझे अरे मुझे पहली बार में नहीं आया, मुझे पहली बार में सर ने सिखाया तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पहली बार में नहीं आया। तो कोई बात नहीं ना, पहली बार में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे उसको। छोड़िए मत उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बच्चा है जिसने हनुमान चालीसा कभी पढ़ी है? कोई भी बच्चा जिसने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी हो या कोशिश की हो या वो पढ़ रहा हो हनुमान चालीसा, कोई भी? या कोई भी ऐसी बुक वगैरह जो रिलीजियस होती है, उसमें संस्कृत वगैरह में ये सब वर्ड्स लिखे रहते हैं, कभी या सुनी तो होगी एटलीस्ट, सुनी तो होगी, है ना? सुनी तो होगी, है ना? तो देखो मैं आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपके लिए, जो कि पढ़ाई से पूरा का पूरा रिलेटेड है। सुनो क्या है, कि आप में से जिस बच्चे ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी है या पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ, या इस टाइप का कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी चीज आप पढ़ते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ जिसने भी हनुमान चालीसा पहली बार में पढ़ी होगी ना, वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाया होगा। बताओ, सही तरीके से पढ़ नहीं पाया होगा, याद रखने का तो छोड़ दो, वर्ड्स को पढ़ नहीं पा रहा होगा पहली बार में। चाहे वो कितना भी होशियार बच्चा रहे या कितना भी बेवकूफ रहे, कोई मतलब नहीं, पहली बार में पढ़ नहीं सकता उसको ठीक से। लेकिन आपने नेक्स्ट डे फिर से उसको पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ी सी फ्रेंडली लगी होगी, इस बार आपको कम परेशानी आई होगी, है ना? परेशानी आई होगी लेकिन कल के मुकाबले थोड़ी सी कम आई होगी।
फिर आपने तीसरे दिन फिर से पढ़ा, फोर्थ डे पढ़ा, फिफ्थ डे पढ़ा, सिक्स डे, सेवन्थ डे, एट्थ डे, ऐसे आपने छोड़ा नहीं, आप डेली टू डेली आए और आपने वो बुक पढ़ी। ठीक है, वो हनुमान चालीसा पढ़ी। तो बेटा एक महीने में ऐसा हो गया होगा कि आपको ना वो हनुमान चालीसा ही अब याद हो गई होगी। अब आपको बुक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। आप ऐसे लेते होंगे और अपने आप मन से निकलते चली जाती होगी। जिसने भी ये ट्राई किया हो, किया है कि नहीं? और नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि आप जिस रिलीजन के भी या जिस चीज को भी आप फॉलो करते हैं, जिस भगवान को आप फॉलो करते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बुक है ना, आप उसको पढ़ना चालू कर दो, जो जिसमें केवल 5 से 10 मिनट लगते हो मैक्सिमम, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा नहीं। तो आप देखेंगे कि आप पहले दिन नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपने उसकी डेली प्रैक्टिस की ना, डेली आप उसको पढ़े, डेली की डेली। और एक दिन सर ऐसा आया कि अब हमें उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है सर, हम अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट अब मुझे पूरी याद हो गई है। समझे कि नहीं समझे? पोयम तो वो एक ही थी ना, हनुमान चालीसा। क्या किया आपने? आपने उसको बार 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 आप उसको पढ़ते गए, छोड़ा नहीं, और आपको याद हो गई, है ना? तो एग्जैक्टली बेटा पढ़ाई का भी यही रूल है कि आपने एक बार पढ़ा, आपको नहीं आया समझ में, तो बच्चे ना छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे मुझसे तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत टफ है। अरे भाई ठीक है ना, टफ है तो दोबारा तो ट्राई करो, फिर से फ्रेश माइंड से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, देखते हैं कब तक नहीं आएगा। गधे थोड़ी है जो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मन में पहले ठानो तो सही कि मुझे करना है। समझे कि नहीं समझे? पूरा का पूरा आ जाएगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना बायो, जो हो नहीं सकती। क्लियर है? समझ में आई चीजें? और करके देख सकते हैं, आपको लगे कि रहे सर तो पता नहीं कैसे कह रहे हैं, जिसने नहीं किया है हनुमान चालीसा अब तक नहीं पढ़ा, या जो भी बुक है, आप उसको एक बार पढ़ के देखना, सुबह उठना नहा धो के आप उसको पढ़ने का ट्राई करना। ठीक है, फिर आप उसको नेक्स्ट डे पढ़ना, फिर आप उसको नेक्स्ट डे पढ़ना, आपको पता चल जाएगा, आप इसको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जब आपको कंठस्थ याद हो जाए ना वो, फिर आप उसको छोड़ देना 1-2 महीने के लिए, फिर देखना कि आपको वो याद रहेगी क्या, क्या आपको फिर भी वो वैसे ही याद रहेगी क्या जैसे पहले थी? नहीं रहेगी, यानी कि रिवीजन नहीं छोड़ना है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो बहुत अच्छा है, उन्हें या तो कोई चीजें कोई बताता नहीं है, या उनको पता नहीं होती, कुछ भी एनी हाउ, है ना? तो मेरा हमेशा एक ही कंसर्न होता है कि जो भी हो बच्चे का फायदा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपनी लाइफ सेट कर ली, हमारा करियर सेट हो गया, तो अब ये जो बच्चा है इसका पूरा का पूरा लाइफ सेट होना चाहिए, है कि नहीं? सिलेक्शन इसका होना चाहिए। तो हमें जो करना है इस बच्चे के लिए करना है। तो देखो क्या है इसमें, तो मान लो बेटा कि आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एक बार पढ़ लिया आपने। ठीक है, फिर आप चैप्टर नंबर 2 पे आ गए, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया, आपने चैप्टर नंबर 3 पे आ गए, 3 पढ़ लिया। तो एक बात बताओ, जब आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, अब आप चैप्टर नंबर 3 पे, कितनी बार आपने इस टाइम के बीच में इसको रिवाइज कर लिया, चैप्टर नंबर 1 को? समझे क्या? कितनी बार रिवाइज कर लिया? तो जो भी पीछे आपकी चीजें होती जाती है ना, टीचर का काम है वो सिलेबस आगे बढ़ाएगा, है ना? क्योंकि सिलेबस नहीं कराएंगे तो होगा कैसे पूरा। लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि हम सर इसको पूरा रिवाइज करते चलेंगे। एक बार हो गया, हमने करा दिया, अब आपने दूसरी बार पढ़ लिया, टिक कर दिया, तीसरी बार हो गया, फिर टिक कर दिया। इस तरीके से टिक होते रहने चाहिए। जितने ज्यादा ये टिक होंगे ना, उतने ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होंगी आपके सिलेक्शन में। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, हम लोग क्लास में पढ़ाते थे, जैसे मान लो भाई कोई चैप्टर पढ़ाया, बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर ले लो, 15-20 दिन चलता है। ठीक है, 15-20 दिन का कोई भी चैप्टर होता है, बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो हमने 2-3 महीने पढ़ा दिया। ठीक है, तो 3 महीने में मान लो हमने 5 से 6 चैप्टर कर लिए। तो वो जो बच्चा है ना, वो बच्चा किसी दिन आएगा और कहेगा सर ये जो चैप्टर नंबर 1 में आपने ये चीज लिखाई थी सर, ये चीज क्या है? मेरी खुद की हैंड राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है सर, ये क्या मतलब था सर इसका? समझे कि नहीं समझे?
खुद की हैंड राइटिंग बच्चों को समझ में नहीं आती कि सर आपने 3 महीने पहले इस टॉपिक में क्या पढ़ाया था। तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने रिवाइज नहीं किया। अब उसको खुद की हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही। ऐसा नहीं करना है, ये गलतियां नहीं करनी है, रिवाइज करते रहना है। और सुनो, एक चीज बताता हूँ जीवन में। क्या होता है बेटा, कभी कभी हम लोग टॉपर से पूछते हैं हमेशा कि भाई आपने कैसे तैयारी किया, आपने कैसे तैयारी की, क्या करना है, क्या करना है ना। तो वो अपनी चीजें बताता है कि हमने भाई ऐसे ऐसे तैयारी की थी, आप ऐसे ऐसे करना, हमने ये बुक फॉलो की थी, हमने ऐसे किया था, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट था, है ना। जनरली बच्चे सबसे पूछते हैं ऐसा। लेकिन उस फेलियर पर्सन से भी पूछो कि भाई तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये तो बता दे। ऐसे कौन से काम थे जो तुमने नहीं किए, फेलियर तुम हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कौन से कारण है जो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो तुमको अपने रीजन बताएगा। उसका मतलब ये है कि वो चीज तुमको फॉलो नहीं करनी है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो तुमको ये भी बताएगा कि भाई ऐसा मत करना, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तुम ऐसा करना। समझे कि नहीं समझे। आपको हेड और टेल दोनों ही चीजें देखनी है। क्लियर। मन में किसी के कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कुछ पूछना चाहता है। हेलो। कोई कुछ पूछना चाहता है। और देखो बेटा, कभी भी मन में कोई भी परेशानी आए ना, कुछ भी कोई भी दिक्कत आए पढ़ने से रिलेटेड कि सर मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, सर क्या करूँ। क्या है ना कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आता है, हम थोड़े से इरिटेट भी होते हैं, है ना। तो उस वक्त बात करिए कि सर क्या है सीन, सर कैसे। क्योंकि देखो एक चीज पर लगे रहते हैं तो मन कैसा हो जाता है, मन भी थोड़ा सा हमारा ऐसा है ना, विचलित होने लगता है इधर उधर। तो जब भी कोई परेशानी आए पढ़ने से रिलेटेड, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, और जैसे क्या होता है कभी कभी कि बच्चे मेहनत करते हैं और टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाते, तो उन मार्क्स के चक्कर में आप खुद को डिमोटिवेट कभी नहीं करेंगे कि मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए मतलब मैं पढ़ भी रही हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या है। याद रखिए, कोचिंग में होने वाले टेस्ट परमानेंट नहीं है, दे आर टेम्परेरी। वो टेस्ट टेम्परेरी हैं। परमानेंट एक ही है, जो आपका नीट का होगा 3 घंटे का। तो जो 2 साल आप पढ़ेंगे ना, 2 साल, वो पूरे 2 साल 3 घंटे में डिफाइन होंगे कि आपने वो 2 साल क्या किया। समझे कि नहीं समझे। क्योंकि 720 मार्क्स का पेपर है और 720 डेज है आपके पास। एक साल में कितने हैं, 365 डेज होते हैं ना अप्रोक्स, कि भाई 720 डेज हैं, 720 मार्क्स का पेपर है। हर दिन आपका एक नंबर जोड़ेगा, याद रखना। एक सिंगल डे भी अपनी पढ़ाई मिस मत करना। चलो, चलो हम लोग अपने फिर से बैक टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई, थोड़ा सा ये खुला, डेवलप हुआ माइंड। हाँ। जो जो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे जो टीचर होता है ना, टीचर और जो स्टूडेंट होता है ना, उसका जो एक रिलेशन होता है वो बहुत ही एक अच्छा रिलेशन होता है। उसमें क्या चीजें होती हैं, यानी टीचर क्या करता है स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट क्या करते हैं, ये देखो। और टीचर की उसमें मेन ड्यूटी क्या है उस बच्चे के लिए, कि टीचर जो होता है ना, देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है टाइम, टाइम मतलब समय, और एक होती है समझदारी, है ना। ये समझते हैं समझदारी, और टाइम तो समझते ही होंगे सबके सब। दो बेटा, होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, होता क्या है कि जब हमारे पास टाइम होता है तब हमारे पास समझदारी नहीं होती है, और जब समझ आती है तब टाइम नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे।
जब समय होता है तब समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तब टाइम निकल चुका होता है। तो टीचर जो होता है ना, उसका मेन रोल ये है कि वो समय रहते आपको ये समझदारी विकसित कर दे, ये समझ को डेवलप कर दे आप में, और आप ये चीज समझ जाएं और आप ये चीज करके दिखाएं कि भाई दुनिया जो है वो सुनने में नहीं, करके देखने में विश्वास रखती है। समझे कि नहीं समझे? तो टीचर का ना ये रोल होता है मेनली। एक अकेला पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? देखो, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ना, वाई डू वी फॉल इन, इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की आज। वाई डू वी फॉल इन, है ना? और आप लोगों के दिमाग में कंसेप्ट भी बन गया होगा अच्छे से कि सब क्यों बीमार पड़ते हैं, क्या है रीजन, जो बेसिक रीजन है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेल्थ की, कि भाई क्या होती है बेटा हेल्थ। डॉक्टर बन गए हो, डॉक्टर बनने वाले हो, तो ये हेल्थ से रिलेटेड तो पता ही होना चाहिए सर, हेल्थ इसको कहते हैं। व्हाट इज हेल्थ? कैसे डिफाइन करोगे कि सर हेल्थ ये होती है? बोलो। अथर्व, आदित्य, अक्षता, अनीस, किरण, दिव्या, बोलो। कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल। ओके। देखो, अब आप लोग कहेंगे सर ये सोशली का क्या मतलब है सर, है ना? हम लोग पढ़ते पढ़ते हैं तो ये चीज तो सर समझ में आती है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। द कंडीशन ऑफ अ पर्सन्स बॉडी और माइंड, कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल बॉडी बीइंग मेंटली फिजिकली वेल। यस, जो काफी सारे बच्चों ने बोला। देखो, फिजिकली हमें पता है सर, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको किसी भी तरीके का कोई भी डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, है ना? मैं स्ट्रेस पे भी बात करूंगा आपसे एक दिन, जो स्ट्रेस का हाल चल रहा है अभी, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आपको फ्यूचर में कौन कौन सी कंडीशन से चैलेंज मिलेगा आपको। और तीसरा है बेटा सोशली। सोशली कहने का क्या मतलब है? भाई ये जो ह्यूमन है ना, ये जो ह्यूमन है वो जिस सोसाइटी को बिलोंग करता है, जहां वो रहता है, उसको सोशली भी होना चाहिए। जहाँ वो जिस सोसाइटी में, जिस एनवायरनमेंट में जहाँ वो रह रहा है, उसको सोशल होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में चल रहा है किसी को भी पकड़ के थप्पड़ दे रहा है, चलो भगो यहाँ से। समझे नहीं समझे? कई लोग पार्टी वगैरह कर रहे हैं, हैप्पीली कोई फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे हैं, कोई फंक्शन चल रहा है और वो जाके वहां पे हंगामा करने लगे। तो सोशल वेलबींग भी होना चाहिए, यानी कि उस पर्सन को दूसरे अदर पर्सन का के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ना तो वो उसको अब्यूज करे, ना किसी और तरीके से टॉर्चर करे। समझे कि नहीं समझे? तो फिजिकल, मेंटली एंड सोशल वेलबींग, उसको कहते हैं क्या? परफेक्ट हेल्थ। समझे कि नहीं समझे? अकेली डिजीज का ही बॉडी में नहीं होना वो जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर डिजीज नहीं है तो ठीक है मैं हेल्दी हूँ, नहीं। क्या भाई मैं अपनी सोसाइटी के लिए तो थ्रेट नहीं हूँ ना, सोसाइटी के लिए भी तो मुझे सोशल होना है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि मेरी मेरी जो लाइफ है वो इकोनॉमिकली, सोशली कैसी होनी चाहिए? प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए। यानी मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस अर्थ के लिए, इस कंट्री के लिए, है कि नहीं? और सबसे पहले तो खुद के लिए। क्लियर हुआ?
और वहीं अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई आपको कोई पूछ ले हेल्थ से रिलेटेड कोई आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये बताओ, हेल्थ तो तुम जानते हो, तुम डॉक्टर हो, ये बताओ कम्युनिटी हेल्थ क्या होगी। कोई कभी पूछ ले कि भाई बताओ कम्युनिटी हेल्थ क्या है, क्या कहोगे कम्युनिटी हेल्थ को? बोलो। वेल बीइंग विद ईच अदर, यस। वेल बीइंग विद ईच अदर, यस। यानी कि सर, जो हमारी कम्युनिटी है जहां हम रह रहे हैं, ये जो हमारी सोसाइटी है, ये प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, गंदगी वगैरह ना हो। समझे कि नहीं? यानी ये जो कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है, ये जो हमारी सोसाइटी, ये प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, है ना, इम्प्रूव होती रहनी चाहिए। और जो है, जो भी हेल्थ है, वो जो कम्युनिटी है उसकी पूरी की पूरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ रिलेटेड। यानी अब इसमें हम पर्टिकुलर एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, उस पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि वो पूरी पूरी वेल बीइंग होनी चाहिए, हर तरीके से मेंटेन, वो अपनी लाइफ को, हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे, है कि नहीं? जैसे कि भाई इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो लोग हैं उनको जिम जाना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि नहीं भाई जिम जाना चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा रूल बना देना चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी का 40 मिनट, 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना ही करना है, आपकी अटेंडेंस कहीं लगनी चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। जब ह्यूमन बॉडी हेल्दी वेल्दी होगी ना, तो समझ लो बीमारियां होंगी ही नहीं। अब लोग क्या है, एक तो देखो क्या है कि आजकल मैं एक चर्चा करता हूँ आपसे, एक चीज और सिखाता हूँ कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे कितनी है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी है? बहुत ज्यादा है कि नहीं? जब मैं पढ़ा करता था ना आपकी एज पे, तब तो ये फेसबुक व्हाट्सअप भी नहीं होते थे, है ना? फेसबुक किस चिड़िया का नाम है मैं जानता भी नहीं था उस वक्त, मेरा 12th पास हो गया था। कॉलेज में पहुंचे तब जाके पता चला कि फेसबुक नाम की कोई चिड़िया है ना? पापा ने एक मोबाइल दे रखा था नोकिया का, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका कीपैड भी अलग निकाल के रख लेता था मैं, ऐसे पेन से ना उसके कीपैडों को नंबर डायल करने में मजा आता था, उसी से खेलते रहते थे। तो हमारे लिए वो फन था। याद हो, इतना छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट फोन आता था जिसमें घंटी भी मुश्किल से बजती थी, गाना तो छोड़ो तुम, है ना? आज भी कहीं घर पे पड़ा होगा मेरे। तो उस वक्त तो ये चीजें थी नहीं, यानी डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं पढ़ने के लिए, बिल्कुल नहीं था डिस्ट्रैक्शन कि हम डिस्ट्रैक्ट हो सकें अपनी पढ़ाई से। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है ना? डिस पढ़ने के रीजन कम है और डिस्ट्रक्शन के रीजन बहुत ज्यादा है ना? बच्चा पढ़ने नहीं बैठेगा, इतने मतलब टूट टू होने लगेगी, और वो कहीं ना कहीं कोई मूवी देखेगा, कोई टीवी देखेगा, कहीं कुछ होगा, है ना? तो आप सबको इन चीजों से बचना है, आदत नहीं लगानी है ये घंटे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, मूवीज देख रहे हैं, क्योंकि आपका समय कीमती है ना? तो आज के टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि ये जो डिजिटल मीडिया जितना आया है, ये किस लिए आया था? हम लोगों की लाइफ कंफर्ट करने के लिए ना। किस लिए आया था? कि जिससे हमारी लाइफ जो है वो कंफर्ट हो जाए, है ना, हमें हेल्प हो, इसलिए बनाई गई थी, है ना? इसलिए बनाया गया था ये। लेकिन अगर आप आज का डेटा उठा के देखें ना बेटा, उल्टा ही हो रहा है ना? अगर आप डेटा उठा के देखोगे ना, तो आज से ये सब चीजें उल्टी हो रही हैं आज के टाइम पे। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे से, जिनको चलना भी नहीं आता, वो फोन को, एलसीडी को ऐसे देख के तब खाना खाते हैं, तब दूध पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे। उसमें डोरेमोन और नोबिता की आवाज आती रहती है, उसी को पहचानते हैं वो, इसको देखते हैं फिर खाना खाते हैं। ये हाल है आज का। तो ये जो आई से रिलेटेड इतना प्रॉब्लम बढ़ा है ना, अगर आपके यहाँ कोई आई डॉक्टर हो, आपके घर में कोई हो, तो आप उनसे पूछना कि भाई कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है आज आई से रिलेटेड।
छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनके चश्मा लगा हुआ है। आगे आने वाले टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस ऑलरेडी है कि पूछो मत। ठीक है, किसी दिन इस स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, स्ट्रेस पे मैं क्लास लूंगा, आपको सिखाऊंगा उस दिन। कि आपको आपको इस चीजों से बचना है, डिजिटल मीडिया से। दो बेटा, तो हेल्थ की हम बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, इसको अपनी जो हेल्थ है वो मेंटेन रखनी है। क्या रखनी है? अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है। ठीक है, उसके क्या बेसिक कंडीशंस होंगे हेल्थ, एक इंडिविजुअल को मेंटेन करने के लिए? बोलिए। हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस बेटा, कोई बताएगा? सब प्रॉपर डाइट, क्लीन वाटर, हाइजीन, यस। यस वैष्णवी, यानी कि सर बैलेंस डाइट। और कोरोना के टाइम पे आपने सुना भी होगा, काफी लोगों ने कहा कि भैया कोरोना नहीं होगा, बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छे से खाना खाइए, बाहर का मत खाइए, प्रॉपर अच्छे से खाइए, शरीर में खाना जाना चाहिए। लोग इस चीज को समझे कि नहीं समझे? समझ गए थे ना कि प्रॉपर डाइट लेनी है तो हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगी। समझे कि नहीं? एक्सरसाइज करनी है, यस श्योर, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, जो कंडीशंस हैं आपके सराउंडिंग्स में, वो कंडीशंस साफ सुथरी रखनी है। आपका जो फूड वाटर वगैरह जो भी है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, है ना? और जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड होनी चाहिए। कुछ भी अगर हो जाता है तो प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज, डॉक्टर को चेक कर। एक तो देखो, एक तो परेशानी क्या है, मैं एक परेशानी भी बताता हूँ, आप लोग फेस करेंगे इस चीज को, कि हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि हर आदमी एक डॉक्टर है अपने आप में। हर आदमी अपने आप में डॉक्टर है, कि उसको खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ तो पड़ोसी बताने आ जाएगा, अरे भाई साहब ये वाली टेबलेट दे दो इसको, पैरासीटामोल दे दो, एक्सिट्राजीन दे दो, ठीक हो जाएगा कल तक। है ना? ये सबसे बड़ी परेशानी है कि नहीं? हर आदमी अपने आप में डॉक्टर बना बैठा है। और जो कम डॉक्टर है वो मेडिकल वाले के पास चला जाता है, अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी सी नाक बह रही है, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है और फीवर आ गया कल रात से, ठंडी भी लग रही है, तो वो लेगा, वो तुमको दवाई दे देगा। है ना? तो लोग जो हैं वो डॉक्टर की 200-300 रुपए की फीस बचाने के चक्कर में डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं। उस पड़ोसी ने कहा उसकी बात मान लेंगे, मेडिकल वाले ने जो दवाई दे दी वो मान लेंगे, है ना, वो ले लेंगे। लेकिन वो अपने उस ट्रीटमेंट के लिए उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि भैया उसको हम 200-300 रुपए दे दें, वो एटलीस्ट वो डॉक्टर हमें देख तो लेगा कि हमारी बॉडी में जब हम उसको बताएंगे तो और कोई सिम्टम्स तो नहीं है। है ना? तो वो 200 रुपए बचाने के चक्कर में मेडिकल वा उल्टी सीधी दवाइयां ले लेते हैं। है ना? तो वो जो बीमारी है कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो ज्यादा बढ़ जाती है, फिर वो कंट्रोल ही नहीं हो पाती, फिर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया मुझे, ऐसे ऐसे। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको। आपको क्या, आपने अपने आसपास देखा भी होगा। है ना? और सबसे बड़ी बात तो ये जो कोरोना अभी चला था ना, ये जो कोरोना का सीन चला था, मैं बताता हूँ, लाइव बताता हूँ इसमें क्या हुआ कि जैसे कि कोरोना जो था तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ, अगर किसी को कोरोना है या उसके सिम्टम्स हैं तो कुछ दवाइयाँ वगैरह फिक्स कर दी गई थी ना, कि ये दवाइयाँ ले लीजिए तो ठीक रहेगा, कुछ भी। है ना? तो मुझे जैसे थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ था तो मुझे लोग बोल रहे हैं भैया एक काम करिए, आप ये सारी दवाइयाँ ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। ये कोरोना का पूरा कोरोना का क्या चल रहा था, ये ट्रीटमेंट है, पूरा कोरोना का ट्रीटमेंट ले लो, आपको कोरोना लगेगा ही नहीं। मैंने कहा भैया तुम डॉक्टर हो क्या, ये बताओ कि मैं बिना किसी चेकअप के या बिना किसी चीज के
ये दवाइयाँ ले लूँ, मुझे हो सकता है नॉर्मली खांसी जुकाम हुआ है, वेदर का वेदर चेंज हो रहा है, और मैं इतनी हैवी डोज ले लूँ अपनी बॉडी के लिए, सूट करे या नहीं करे। तो विदाउट डॉक्टर को कंसल्ट किए मैं कैसे ले सकता हूँ कोई भी मेडिसिन? क्यों भाई? तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। और सुनो, और क्या होता है, तो ये जो हेल्थ है ना, हेल्थ के अकॉर्डिंग ना, ये जो हेल्थ एजुकेशन है, इसकी अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था इसका। ठीक है। और प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे डिजीजेस को रोका जा सके। ठीक है। क्लियर? अब सुनो, अब एक चीज और पूछता हूँ मैं, ये बताओ मुझे कि सर एक डिजीज फ्री है और एक हेल्दी है। ठीक है। एक डिजीज फ्री है और एक हेल्दी है। बेटा मैं जो आपको ये बेसिक अपनी लैंग्वेज यूज करता हूँ, हिंदी वगैरह, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इफ यू वांट आई कैन टीच यू इन इंग्लिश। आई कैन टीच यू प्रॉपर इंग्लिश, इन दैट आई विल नॉट use any word of Hindi. You children don't have any problem with my language now. You are understanding this now. ठीक है। ओके। तो देखो ये मेरा मतलब ये मेरा खुद का ऐसा टीचिंग मेथड है कि अगर किसी को इंग्लिश में भी कभी समझना रहे कुछ भी तो मुझे बताइए, मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो साइंस वगैरह होती है उसको आप इंग्लिश में नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी मदर टंग क्या है, वो तो हिंदी है ना। तो जो हम नेचुरली जिस चीज के साथ बॉर्न हुए हैं, जब उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। ठीक है। तो देखो भाई, मुझे ये बताओ कि सर डिजीज फ्री से और हेल्दी से क्या मतलब है? देखो डिजीज फ्री कहते हैं तो पर्सन क्या कहता है, मैं तो हेल्दी हूँ बिल्कुल डिजीज फ्री, है ना? लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, मुझे बताओ कि सर क्या डिफरेंस है डिजीज फ्री और हेल्दी में? डिजीज फ्री किसको कहेंगे? क्योंकि ये वो टर्मिनोलॉजी है कि आप जो डॉक्टर हैं आपको क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी, ये वो बेसिक्स हैं, और ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। पूरी 11th 12th पढ़ डालोगे कहीं नहीं मिलेगा ये सब। डिजीज फ्री, यस अक्षता ने कुछ कहा सर, विदाउट एनी डिजीज हेल्दी, बीइंग सोशल वेल, बीइंग मेंटली वेल। ओके। हेल्दी का मतलब सर ये है, डिजीज फ्री का मतलब ये है अवे फ्रॉम डिजीज। यस। यस वैष्णवी अक्षता, वेरी गुड। यानी कि डिजीज का मतलब समझ में आ गया सर मुझे, कि एक कोई भी एक पर्सन है, मैंने सर ये पर्सन बना लिया, ये रहा। ये देखने में ह्यूमन जैसा नहीं लगता है लेकिन ह्यूमन तो है, ऐसा मान लो आप लोग। देखो बेटा, तो डिजीज फ्री कहने का मतलब ये है ना सर कि काफी बच्चों ने इसमें आंसर दिया, अच्छा आंसर दिया कि सर इसको डिजीज नहीं होगी, यानी इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी में कोई भी डी नहीं होगा, इसकी बॉडी को फंक्शन करने में कोई भी डी या कोई भी डिजीज से ये सफर नहीं कर रहा होगा सर, इसका मतलब है डिजीज फ्री, है ना? और हेल्दी मतलब कि सर ये वो स्टेट है किसी बॉडी की जो फिजिकली मेंटली और सोशल वेलबींग हो, है ना? दोनों में डिफरेंस पता चल गया। तो देखो डिजीज फ्री ना, डिजीज फ्री जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल को बोल सकते हैं हम कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू डिजीज फ्री, डिजीज फ्री बॉडी, है कि नहीं? और हेल्दी हम किसको बोल सकते हैं? हेल्दी मतलब हम एक पर्सन को तो बोल ही सकते हैं, उसके सराउंडिंग्स को भी तो बोल सकते हैं कि भाई मान लो मैं इस जगह रहता हूँ जहां मैं हेल्दी नहीं, मेरी सराउंडिंग्स भी हेल्दी हैं,
तो समझे कि नहीं समझे हेल्दी का मतलब? भाई जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं अपने घर पे बोलता हूँ कि मैं जैसे यहाँ बारामती पुणे रहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो प्लेस है बहुत हेल्दी है। मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि जैसे मैं पहले दिल्ली रहता था, वहाँ टीच करता था, तो वहाँ का प्लेस तो सबने सुना है कि सर दिल्ली की क्या हालत है, दिल्ली गुड़गांव की, है ना? तो मैं इन जनरल ये वर्ड हमेशा यूज करता हूँ कि नहीं, एज कम्पेयर टू दिल्ली, पुणे इज वेरी गुड, पुणे इज वेरी हेल्दी, है ना? तो उस हेल्दी का मतलब समझे कि नहीं समझे, कि सराउंडिंग्स जो है यहाँ की वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है? ये एक इंडिविजुअल को ही नहीं, उसकी सराउंडिंग्स को भी बिलोंग करता है। ठीक है? अब सुनो, इस डिजीज फ्री में एक टर्म और सुनो, एक और क्या कह सकते हैं, कि इस पर्सन को कोई डिजीज तो नहीं है, बट इसकी जो हेल्थ है वो पुअर भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। कि भाई ये जो डिजीज फ्री में जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, ये डिजीज फ्री तो है, बट इसकी हेल्थ पुअर भी हो सकती है और गुड भी हो सकती है। समझे कि नहीं समझे? हेल्थ में भी पुअर एंड गुड। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस हेल्दी? तो भाई, और हेल्दी कहने का क्या मतलब हो गया फिर यहाँ पे, कि सर हेल्दी में यानी ये जो इंडिविजुअल है, ये जो भी सिचुएशन इसको दी जाए, जो भी गिवन सिचुएशन इसको रहे, उसमें नॉर्मली काम करे। कैसे काम करे? किसी भी गिवन कंडीशन के अंदर ये पर्सन नॉर्मल ही काम करे, परफॉर्म करे, कैसा? नॉर्मली। देन हम इसको क्या कहेंगे? हेल्दी कहेंगे कि नहीं? देखो, जब प्रेशर की बात आती है ना किसी भी गिवन कंडीशन में, तो एक डॉक्टर से ज्यादा प्रेशर को झेलने वाला व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो। जब प्रेशर की बात आती है, तो प्रोफेशन वाइज डॉक्टर जो है सबसे ज्यादा प्रेशर को मेंटेन करता है। भैया आपके मेडिकल लाइन में, मेडिकल फेज में ऐसे ऐसे केसेस आएंगे कि आपके सामने लोग होंगे, किसी का ये दिमाग खुला हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कुछ, उसकी जान जा रही है, लेकिन आप उस वक्त भी एकदम नॉर्मली परफॉर्म करेंगे और उस पर्सन की जान बचाएंगे। है कि नहीं? आप लोग इंडिया के बड़े से बड़े सर्जन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना? तो आपको अच्छे खासे केसेस देखने को मिलेंगे, है ना? तो उस वक्त आप डर थोड़ी जाएंगे कि आपके हाथ ऐसे करेंगे क्या, अरे नहीं हम नहीं हाथ लगाएंगे, हम नहीं हाथ लगाएंगे, इसका तो खोपड़ी खुला हुआ है ना, इसका तो सर खुला हुआ है। ऐसा करेंगे क्या? नहीं। डॉक्टर तैयार यानी जो डॉक्टर है ना, वो तैयार ही इस तरीके से हुए होते हैं अपने टाइम में, कि ऐसे केसेस के लिए वो हमेशा नॉर्मल परफॉर्म करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो उनसे ज्यादा हेल्दी कौन होगा बताओ? कोई नहीं होगा। बहुत प्रोफेशन वाइज मैं बात कर रहा हूँ कि वो कितना ज्यादा प्रेशर हैंडल करते हैं, कि लोग आ रहे हैं उनके सामने और वो मतलब जान निकल रही है लोगों की। देख रहे हो? मतलब ऐसे डेली में ऐसे कुछ केसेस होंगे जिसमें आप देखेंगे कि लोगों की जान जा रही है। और इस कोरोना में आपने ऐसे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, डॉक्टर्स के कई सारे वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें वो लोगों से बोल रहे थे कि भाई आप ऐसा ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। काफी सारे वीडियोस डॉक्टर्स ने अपलोड किए थे कि उनकी लाइफ हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिसोर्सेज नहीं है, वो चाह के भी किसी पेशेंट की जान नहीं बचा पा रहे हैं। है कि नहीं? तो ये जो प्रोफेशन है ना डॉक्टर का, ये इतना रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है कि इससे बड़ा तो कोई प्रोफेशन है ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको कल एक लाइन कही थी कि डॉक्टर भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। है ना? यस। तो समझ लो ज्यादा टाइम नहीं है बस डॉक्टर बनने में, थोड़ा सा ही वक्त है।
ठीक है, थोड़ा सा ही वक्त है इसको, अब इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। और सुनो बेटा, हमने डिजीज की बात कर ली। देखो डिजीज के बारे में तो हम जानते ही हैं सर कि डिजीज क्या होता है। मतलब सर डिस इज, देखो इसका मतलब अगर हम लोग देखें ना डिजीज का, है ना, डिस इज, देखो ये वर्ड, जब तक आपने बायोलॉजी ली है ना, जब तक आप जिंदा रहेंगे ये वर्ड आपके साथ हमेशा चिपका रहेगा, डिजीज, डॉक्टर के साथ, है ना। तो इसका मतलब जान लो क्या होता है, डिस इज, डिस इज, समझे कि नहीं समझे, यानी डिस्टर्ब्ड इज, यानी अनकंफर्टनेस, समझे कि नहीं समझे, अनकंफर्टनेस। क्लियर हो गया, अनकंफर्टनेस। यानी सर डिजीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी जब प्रॉपर तरीके से काम ना करे, उसकी काम करने में कोई भी परेशानी आ जाए, है ना, कोई भी रीजन हो उसके बीच, हम क्या कहेंगे उसको, डिजीज कहेंगे। तो इसका टर्म टर्म से समझ लेते हैं ना, ये वर्ड क्यों दिया गया डिजीज, इसका नाम डिजीज ही क्यों दिया गया, इसका नाम राहुल क्यों नहीं दिया गया, क्या भाई, राहुल भी तो बोल सकते थे, नहीं दिया ना राहुल, डिजीज दिया गया। तो डिस प्लस ईज, इट मेक्स अनकंफर्टनेस। क्लियर। अब किसी भी पर्सन को बेटा डिजीज हुआ होगा तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ना बेटा, उसके नॉर्मली अपीयरेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको आएगा, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, है ना, किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं तो प्रॉब्लम होगा ना। होगा कि नहीं होगा, कुछ तो होगा। देखो इससे रिलेटेड ना मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, पूरी बॉडी में कहीं भी पेन होगा किसी भी पर्सन को, तो पूरी बॉडी में ऐसी कौन सी जगह है जिसका पेन पर्सन ना बहुत ज्यादा टाइम के लिए झेल नहीं सकता, सह नहीं सकता बिल्कुल भी। पूरी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे पेन हो और उसको पर्सन बिल्कुल भी सहन ना कर पाए। थ्रोट, हेड, हार्ट, और कौन सा है, नॉर्मली जो देखने को मिलेगा, माइंड, स्किन, वर्टिब्रा, ओके। देखो, यस, वेरी गुड वैष्णवी, टी। डेंटिस्ट का नाम कभी सुना है, डेंटिस्ट। बेटा इस दुनिया में ना, जहाँ यानी हमारी जो बॉडी है ना उसमें दांत का दर्द, जो टीथ का पेन है ना, दांत का दर्द एक ऐसा पेन है जिसको सहन नहीं किया जा सकता। मतलब कि मान लो आपके इस हाथ में दर्द है, आपके सर में दर्द है, तो उसकी वजह से पैर में तो दर्द नहीं होगा ना, लेकिन ये दांत का दर्द ऐसा पेन होता है कि जो पूरी बॉडी को हिला देता है, पूरी पूरी बॉडी हिल जाएगी, उसको उसको सहन नहीं कर सकते। किसने आंसर दिया था, वैष्णवी ने दिया था। समझे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, दांत का दर्द। बाकी किसी को आप सह भी सकते हैं लेकिन इस दांत के दर्द को नहीं सह सकते, ना तो नींद आएगी ना कुछ होगा, बैंड बज जाएगी। समझे कि नहीं समझे। तो चलो, डिजीज हमने देख लिया, सर डिजीज को कहते हैं। अब ये बताओ सिम्टम्स किसको कहते हैं, बेटा सिम्टम्स किसको कहेंगे। ये सारे वो टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको अपनी लाइफ टाइम में जरूरत पड़ेगी इन सब की। बताओ सिम्टम्स किसको कहते हैं। और साइन किसको कहते हैं, सिम्टम्स और साइन किसको कहते हैं, इफेक्ट, पर्टिकुलर स्टेट। देखो बेटा सिम्टम्स कहने का क्या मतलब है, क्या सिम्टम्स इज अ चेंज इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विच इज फेल्ट बाय अ पेशेंट
बट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय अ डॉक्टर, ठीक है कि नहीं? A symptoms is a change in normal functioning of the body which is felt by a patient but cannot be observed by a doctor. समझे कि नहीं समझे? तो सिम्टम्स यानी कि किसी पेशेंट को ये इंडिकेट करता है, केवल ये इंडिकेट करता है कि भाई वो किसी डिजीज से सफर कर रहा है। एक्चुअली में वो किसी भी डिजीज को डिटेक्ट नहीं करता है। याद रखना क्या बोला मैंने, कि ये केवल उस पेशेंट को ये इंडिकेट करता है कि भैया तुमको एक हो गई है बीमारी, कौन सी हुई है ये नहीं पता, कौन सी हुई है, डोंट एक्चुअली डिटेक्ट द डिजीज। क्लियर है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल सर दर्द हो जाए, कि भाई पेट दर्द हो जाए, इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन है, कोई अंतरात्मा है ऐसी जो पता लगा दे मेरे सिर में दर्द है तो हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ? बोलो। तो दैट इज सिम्टम। साइन क्या होते हैं? साइन ये है कि सर वो डिजीज, डिजीज का वो साइन जो हमारी बॉडी के फंक्शन में चेंज कराए, स्ट्रक्चर में चेंज कराए और उसको ऑब्जर्व भी किया जा सके, दैट कैन बी ऑब्जर्व। तो जो साइन है ना, डॉक्टर्स को एक आइडिया देते हैं कि भाई उसको ये डिजीज है, डिजीज के बारे में एक आइडिया देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे कि किसी के रैशेज हो जाए, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड हो जाए, समझे कि नहीं समझे? यानी कि जो साइन और सिम्टम्स हैं वो दोनों ही डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। अच्छा एक बात तो, डॉक्टर बनोगे तो क्या ऐसे डॉक्टर बनोगे कि बिना डिजीज को डायग्नोज किए ही ट्रीटमेंट चालू कर दोगे? ये बताओ, क्या ऐसे डॉक्टर बनोगे कि विदाउट डिजीज को डायग्नोज किए हुए ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे? पॉसिबल है क्या ऐसा? कि आप भी कभी ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहेंगे क्या कि डिजीज डायग्नोज नहीं की, लिए लो पहले दवाई ले लो? होता है क्या ऐसा? नहीं होता। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बेटा, कि मेडिकल साइंस इतना ज्यादा तरक्की कर चुका है कि आपने देखा होगा कि जब हम पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने जाते थे, कि जैसे मान लो कि भैया मेरे ना स्टमक में पेन है, ऐसे मान लिया, क्या है, स्टमक एक है हमारे में, ठीक है, हमने डॉक्टर को विजिट किया, ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग अपने सिम्टम्स वगैरह साइन वगैरह उनको बताते हैं, तो वो हमें कभी कभार दवाई दे देते हैं नॉर्मली, कि हमने ये खाया था इसकी वजह से। लेकिन आज आप देखो, स्टमक में पेट, हमारे स्टमक में पेन है, सर वोमिटिंग भी हो रही है ना, ये है, तो वो डायरेक्ट दवाइयां हमें नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, पहले बहुत सारे टेस्ट लिखेंगे कि आप जाइए ब्लड से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, और भी फलाना फलाना जो भी टेस्ट होते हैं बिला बिला, वो सारे टेस्ट करवाएंगे, जो भी परेशानी आप बताएंगे लिवर से रिलेटेड, है ना, टेस्ट करवाएंगे, फिर उन टेस्ट को देखेंगे, डायग्नोज करेंगे उसको कि हाँ भाई उन टेस्ट में जो भी आया है, तुमको हीमोग्लोबिन की परेशानी है, या तुम्हारा लिवर में कोई प्रॉब्लम है, या तुम्हारे स्टमक के वॉल में, इंटेस्टाइन वॉल में, स्टमक में, इनर वॉल्स में कुछ परेशानी है, अल्सर्स तो नहीं हो गए, वो उसको डायग्नोज करेंगे थ्रू दीज टेस्ट। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। समझे कि नहीं समझे? पहले के टाइम पे टेस्ट होते थे क्या? लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है कि नहीं? और अभी फिर भी इतने हो रहे हैं, अभी और ज्यादा टेस्ट होंगे। तो सोचो ये जो टेस्ट हो रहे हैं इससे फायदा है कि नहीं, कि सर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को विद इन फ्यू मिनट्स डायग्नोस करके ये बता सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है। जैसे कि मान लो एड्स है या डायबिटीज है ना, इसने एड्स का टेस्ट कराया, तो 2 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, तो कैसे पता चलेगा कि भाई 2 महीने में तो बॉडी में और भी कुछ हो जाएगा? तो तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं, विद इन फ्यू मिनट्स फ्यू आवर्स, किसको एड्स है। डायबिटीज के बारे में पता चल जाएगा कि नहीं? तो किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस जल्दी से होगा तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से होगा, ट्रीटमेंट फास्ट हो जाएगा, तो उस ह्यूमन बीइंग को फायदा होगा कि नहीं होगा? है ना? पहले के टाइम पे तो नहीं होते थे इतने टेस्ट, लेकिन आज तो होते हैं।
है ना। इतने अच्छे अच्छे टेस्ट होते हैं कि दिमाग को बता देते हैं, है ना। दिमाग वाले भी तो टेस्ट होते हैं, एमआरआई वगैरह कराते हैं। एमआरआई किसी भी बॉडी पार्ट की होती है, कि जब समझ में नहीं आती तो फिर एमआरआई वगैरह कराते हैं, उसमें देखते हैं कि भाई इस पर्सन को वास्तव में क्या परेशानी है ना। और पहले तो केवल एक एक्सरे हुआ करता था, एक्सरे से ही देख के ऐसे डॉक्टर लोग देखा करते थे और दे दिया करते थे, है ना। लेकिन आज देखो कितने सारे टेस्ट हैं, इसीलिए ताकि इसको देखा जा सके कि जो बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका पर्टिकुलर उसी चीज का इलाज किया जा सके। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो आज की क्लास में आपने ये बताओ कुछ बेसिक सीखा या नहीं सीखा? मेरा इतना चिल्लाने का, इतना पढ़ाने का कुछ फर्क मिला कि नहीं? कुछ चीजें सीखी आपने? देखो, मैं आपसे ऐसे पूछूं बेटा, आपने कभी ऐसे ये चीज गौर की होगी, जब आप बीमार पड़े होंगे या कोई बीमार पड़ा होगा तो डॉक्टर लोग बोलते हैं ऐसे कि नॉर्मली ऐसा एडवाइस किया जाता है कि भाई जब आप बीमार हैं तो आप ब्लेंड खाना खाइए, ब्लेंड एंड नरिशिंग खाना खाइए, नरिशिंग फूड लीजिए। क्यों कहते हैं ऐसा? कि जब आप नॉर्मली, मतलब जब आप कभी बीमार होते हैं तो ऐसा नॉर्मली एडवाइस किया जाता है कि आप ब्लेंड नरिशिंग फूड लीजिए। क्यों कहते हैं ऐसा? डॉक्टर लोग मेनली ऐसा बोलते हैं जब भी बॉडी में थोड़ा बहुत भी कोई पर्सन बुखार आ जाए या उसके पेट वगैरह में परेशानी हो, कुछ भी, तो बोला जाता है कि ब्लेंड एंड नरिशिंग फूड लो। क्यों? सुटेबल टू रिस्टोर हेल्थ एंड नरिशेस टिश्यूज एंड इट इज इजी टू डाइजेस्ट। यस, वेरी गुड। डाइजेस्ट होता है, यस। देखो सबसे बड़ी बात इजी टू डाइजेस्ट ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं अप्रोक्स पिछले 1.5 घंटे से लगातार कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कि नहीं? एनर्जी चाहिए, एक एक लॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो जब कोई पर्सन बीमार होगा, है ना, और उसको आपने दे दिया भारी भरकम खाने के लिए, तो उसको वो खाएगा, दांतों से चबाएगा, है ना, च्युइंग करेगा, तो एनर्जी लगेगा कि नहीं? तो भाई एनर्जी लगेगा। और फिर वो उसके स्टमक में जाएगा, फिर फर्दर वहां पे वो डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेशन की प्रोसेस में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे पूरा। फिर वहां पे उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं? तो क्या करते हैं कि डॉक्टर लोग होते हैं, जब उनकी बॉडी नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं करती है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भैया आपका जो इम्यून पावर है ना, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, तो आप क्या करिए, इसको मेंटेन करने के लिए आप ब्लेंड और नरिशिंग फूड खाइए। तो आप ऐसा खाना खाएंगे जो ब्लेंड है, यानी सीधा लिया और अंदर स्टमक में चला गया, और स्टमक को कुछ करना भी नहीं है, डायरेक्टली उसको डाइजेस्ट करना है, तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, तो एनर्जी भी कम लगेगी। आपने उस फूड को च्युइंग नहीं किया तो वो एनर्जी सेव हो गई, है कि नहीं। तो बॉडी फंक्शनिंग और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा बोला जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि लोग सजेस्ट करते हैं ना, उबला हुआ खाना खाइए, बॉइल्ड खाना खाइए। जब आप बीमार हैं तो बॉइल्ड खाना खाइए, तला भुना खाना, फ्राई वाला खाना मत खाइए। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? मजा आया? बोलो। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आज बेटा जितनी भी हमने सीखी है ना, उनको भूलना मत। अगर आपने लिखी हो तो बहुत अच्छा है ना। थोड़ा बहुत अगर आपने लिखा हो तो ठीक है, भूलना मत। आपके लाइफ टाइम में ये हमेशा आपको यूज करनी है, यूज होंगी, तो आप इनको जितना सिंपली अच्छे तरीके से समझ लें वो बेटर है। ठीक है। और अगर किसी कोई भूल जाता है, कोई परेशानी आती है, तो मुझे कल से फिर क्लास में पूछना कि सर क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैं वो टर्मिनोलॉजी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो बेटा, फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब लोग अपना ध्यान रखना। बाय बच्चों।